हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पांडे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में, जो कि हम लोग जनरली हर एक कंपनी में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इनफैक्ट प्रीवियस वीडियो में हमने उसका एक जनरल ओवरव्यू दे दिया था। आज की वीडियो में हम लोग प्राइमरी सेक्शन पर बात करेंगे। प्राइमरी सेक्शन पर बात अलग से इस वजह से अलग से वीडियो बना रहे हैं बिकॉज अब क्या, प्राइमरी सेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर आप प्राइमरी सेक्शन को अच्छे से ट्रीटमेंट कर लिए देन आपकी सेकेंडरी भी प्रॉपर हो जाएगी, टर्सरी भी हो जाएगा। मतलब ओवरऑल क्वालिटी आप मेंटेन कर सकते हो। अगर प्राइमरी सेक्शन आपका ढंग से नहीं चला, अच्छे से नहीं चला, पैरामीटर मेंटेन नहीं हुआ, तो आप सेकेंडरी टर्सरी में आप कुछ भी कर लो, वाटर की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे। सो प्राइमरी सेक्शन जो है, प्राइमरी ट्रीटमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आज हम लोग केवल प्राइमरी ट्रीटमेंट देखेंगे आज के वीडियो में। देन नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट ईटीपी को एक ही वीडियो में समझेंगे। सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो जो भी अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर आता है उसको ईटीपी में हम कई स्टेजेस में पास थ्रू कराते हैं। मतलब सिंगल स्टेज में नहीं जाता, वो कई स्टेजेस में जाता है। जैसे प्रीमिनरी ट्रीटमेंट हो गया, उसमें क्या होगा कि जो फिजिकल और फ्लोटिंग पार्टिकल हो गए उनको वहां पर हम ट्रैप कर लेंगे। देन आता है अपना प्राइमरी। प्राइमरी क्या होता है कि वो केमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग उसको वहां पर कुछ स्लज जो होते हैं उनको सेटल डाउन कर ले। ऑर्गेनिक मैटर हो गया, ऑर्गेनिक मैटर को हम वहां से रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट में आ जाता है। एंड बायोलॉजिकल जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उसको हम लोग इस सेकेंडरी एरिएशन के थ्रू हम उसको निकाल सकते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। एंड देन टर्सरी में हम अगेन उसको सेटलिंग के थ्रू स्लज को सेटल कर लेंगे। और आफ्टर डेट अपना वाटर जो आएगा वो बिल्कुल प्योर पानी हो जाएगा कि उसको हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं। और प्लस गार्डनिंग के लिए भी अपने लिए बेटर हो जाएगा, या कहीं पर डिस्चार्ज करना हो तो अच्छा हो जाएगा, उससे अपने इन्वायरमेंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो प्रीमिनरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले अपना वेस्ट वाटर जो आया, जो यहाँ से जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर आया उसको हम लोग एक बार स्क्रीन चेम्बर से उसको पानी को पास आउट करते हैं। बार स्क्रीन चेम्बर से पास आउट करने का मेन रीजन होता है कि जो भी वहाँ पर जो सॉलिड इम्प्योरिटीज है, जो सॉलिड या फ्लोटिंग पार्टिकल हो गया या सॉलिड मटेरियल बोल सकते हैं, कि जैसे अभी अपना पानी की बोतल आ गई उसमें, या कहीं कहीं पर लकड़ी भी बहकर चली आती है, या और कुछ ऐसे हैवी पार्टिकल जो होंगे उनको यहाँ पर ट्रैप करना ही स्क्रीन चेम्बर का वर्क होता है। जैसे प्लास्टिक भी आ सकता है, कभी कोई पॉलिथीन अंदर उससे होकर पास थ्रू हो गई तो वो आगे जाकर अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जो मैकेनिकल इक्विपमेंट है उनको फेल्योर करेगी, या जो पाइपलाइंस में जाकर चोक हो जाएगी। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हम लोग बाहर स्क्रीन चेम्बर लगाते हैं। स्क्रीन चेम्बर की एक सेपरेट साइज होती है कि वो एज पर रिक्वायरमेंट होती है, बट हाँ 25 to 70 mm तक हम उसको लगा सकते हैं। मतलब जो अगर हम सपोज करते हैं कि हम 70 mm का हमने स्क्रीन चेम्बर लगाया, तो दैट मीन्स वो 70 mm से ऊपर की जो भी उसमें फ्लोटिंग पार्टिकल आएंगे, जो सॉलिड मटेरियल आएंगे, उनको वो वहीं पर ट्रैप कर देगा, पानी अपना आगे पास हो जाएगा। सो स्क्रीन चेम्बर के बाद अपना आ जाता है ग्रीट चेम्बर। ग्रीट चेम्बर दैट मीन्स क्या होता है कि जैसे पानी के साथ में अभी हमने प्रोडक्शन में पानी को दिया, आप प्रोडक्शन में वो कहाँ पानी यूज कर रहे हैं, या कहीं पर आप फ्लोर क्लीनिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ चांसेस होता है कि सैंड भी आ सकता है, या ग्रेवल्स आ गए, पेबल्स आ गए, छोटे छोटे पत्थर, अब वो पानी के साथ आ गए। अगर वो उसमें हम लोग डायरेक्टली उसको फीड कराएंगे प्राइमरी सेक्शन में, तो क्या होगा कि वहाँ पर जाकर टैंक नीचे से भरना शुरू होगी। अब वो टैंक में नीचे से पूरा भर जाएगा तो फिर बाद में अपना इफिशियंसी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। तो उससे बचने के लिए हम लोग ग्रीट चेम्बर लगाते हैं। ग्रीट चेम्बर कुछ नहीं होता, सब एक जनरली टैंक होती है, टैंक के थ्रू पास कराते। जो हैवी पार्टिकल्स होंगे लाइक सैंड हो गया, या ग्रेवल्स हो गए, पेबल्स हो गए, छोटे छोटे पत्थर, ग्रेवल्स पेबल्स दैट मीन्स छोटे छोटे पत्थर हो गए, तो वो वहीं पर सेटल डाउन हो जाएंगे, पानी ऊपर से अपना आगे निकल जाएगा। तो वो ग्रीट चेम्बर बाद में हम यहाँ से उसको नीचे से ऑप्शन में दिया रहता है कि कभी अगर ये टैंक भर गई है, नीचे ज़्यादा हो गया है, सॉलिड पार्टिकल नीचे ज़्यादा हो गया, जैसे सैंड वगैरह ज़्यादा बढ़ गई, तो हम यहाँ से उसको ड्रेन करके बाहर भी ले सकते हैं। और फिर वो पानी आ जाता है अपना ऑयल एंड ग्रीस चेम्बर। तो ये ऑयल एंड ग्रीस चेम्बर क्या होता है कि यहाँ से हम लोग ऑयल
को सेपरेट करते हैं, पानी से अलग करते हैं। कैसे अलग करते हैं? उसमें क्या होता है कि ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो पानी के कंपैरिजन में कम होती है, तो ऑयल अपना ऊपर फ्लोटिंग में आ जाएगा, ऊपर तैरता रहेगा, नीचे पर अपना पानी रहेगा। तो मैकेनिकल मेथड के थ्रू स्क्रैपर हो गया या अपना बेल्ट का प्रोविजन रहता है उसमें ऑयल रिमूव करने के लिए, उसके थ्रू भी हम लोग निकालते हैं। सो मैकेनिकल इक्विपमेंट के थ्रू हम लोग जैसे ही जब वो ऊपर लेयर पर आ गया, ऑयल अपना ऊपर आ गया, तो उसको हम लोग मैकेनिकली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम ऑयल एंड ग्रीस को ट्रैप कर लिए। नेक्स्ट अपना आता है इक्विलाइजेशन टैंक। इक्विलाइजेशन टैंक दैट मीन नाम से ही वो क्लियर हो रहा है कि पानी को अलग अलग जो फ्लो में आ रहे हैं पानी, जैसे कहीं पर किसी अलग अलग स्टीम में पानी आते हैं, मतलब प्रोडक्शन में हम लोग पानी दे रहे हैं तो उसको अलग अलग स्टीम से वो अपने ईटीपी में आते हैं। जैसे कोई स्टीम में आ रहा है कि हाई पीएच है, किसी स्टीम में लो पीएच है, किसी में हाई टेम्परेचर है, किसी में लो टेम्परेचर है, किसी स्टीम का जो है लो कंडक्टिविटी है, किसी स्टीम का हाई कंडक्टिविटी है। सो अलग अलग स्टीम्स से जो पानी आता है उनको हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, इसको हम इक्विलाइजेशन बोलते हैं, जो कि पूरे पानी को यहाँ से जैसे स्क्रीन चैम्बर से निकला, ग्रिड चैम्बर से निकला, ऑयल एंड ग्रीस सेपरेट हो गया, देन अपना इक्विलाइजेशन आ जाता है कि वहीं पर आकर सब इकट्ठा हो जाते हैं। अब इस पानी को चूंकि क्या अभी जैसे हमने आपको बताया कंडक्टिविटी हाई लो हो सकती है, पीएच हाई लो हो सकता है, टेम्परेचर हाई लो हो सकता है, तो उनको यहाँ पर एक ब्लोअर का प्रोविजन हम लोग लगा देते हैं। ब्लोअर से एयर इसको जाती रहती है, तो यहाँ पर ये बबलिंग करता रहता है और पानी को मिक्स करता रहता है। डेट मीन्स अब अगर जहाँ पर अलग अलग स्टीम से पानी, डेट मीन्स अपना अब हाई कंडक्टिविटी का है, लो कंडक्टिविटी का है, हाई पीएच का है, लो पीएच का है, या हाई टेम्परेचर का है, लो टेम्परेचर का है, तो वो सब मिलाकर एक नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल पीएच, नॉर्मल कंडक्टिविटी में आ जाएंगे। नॉर्मल मतलब मिक्स होकर आएंगे। अब पूरा इक्विलाइजेशन का पीएच 2 भी हो सकता है, इक्विलाइजेशन का पीएच 12 भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है स्टीम का कैसे आपका वेस्ट वाटर आ रहा है। सो यहाँ पर प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। अब ये वाटर को हम लोग उठा करके सीधा आते हैं न्यूट्रलाइजेशन एंड पीएच करेक्शन में। क्या होता है कि यहाँ पर अगर हमारा पीएच हाई है, मतलब सपोज करते हैं कि 12 पीएच है, अब उसको हमें कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन प्रोसेस के लिए मैक्सिमम 7.5 तक हम पीएच का पानी ले सकते हैं। मतलब 6.5 से 7.5 का रेंज रहता है। 6.5 से 7.5 के बीच में अगर आपके पानी का पीएच है तो ये दोनों प्रोसेस आपका अच्छे से वर्क करेगा, अदरवाइज प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो उस रेंज में लाने के लिए हम लोग यहाँ पर अगर हमारा पीएच सपोज करते हैं कि 12 पीएच है, तो हम लोग यहाँ पर एसिड की डोजिंग करेंगे, मतलब H2SO4 की डोजिंग करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की। अब सल्फ्यूरिक एसिड की ही डोजिंग क्यों करते हैं? बिकॉज आप अगर छोटा प्लांट है तो आप HCl से उसका पीएच मेंटेन कर सकते हैं, बट अगर बड़ा प्लांट है, हाई कैपेसिटी का प्लांट, उसमें अगर आप HCl डालने जाओगे तो पीएच मेंटेन ही नहीं होगा। बिकॉज ऑफ HCl कॉमर्शियल ग्रेड का आता है, कॉमर्शियल ग्रेड दैट मीन 32% का। अब 32% का अगर इसमें डालोगे तो जब तक पीएच करेक्शन हो ही नहीं पाएगा, पानी आगे पास हो जाएगा। अब पानी आगे पास हो जाएगा तो उससे बचने के लिए हम लोग H2SO4 की स्पेशल डोजिंग करते हैं। आपको किसी भी कहीं पर भी आप इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की ही डोजिंग क्यों करते हैं, HCl की क्यों नहीं करते? तो उसका रीजन यही रहता है कि अगर HCl के करेंगे तो हम पीएच मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ कॉमर्शियल ग्रेड का 32% कंसंट्रेशन का अपना HCl होता है। अब यहाँ पर अपने को रिक्वायरमेंट, अगर अपना हाई कैपेसिटी का प्लांट है तो 60 मीटर क्यूब पानी पर आवर में पास हो रहा है, तो जब तक पीएच यहाँ पर मेंटेन हो ही नहीं पाएगा उससे पहले पानी पास आउट हो जाएगा। H2SO4 अपना 98% का होता है अप्रोक्सीमेट। अब 98% का जैसे ही इसमें जाएगा तो ये फटाफट पीएच को मेंटेन कर देगा आपकी एच पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर H2SO4 को प्रिफर्ड करते हैं इंस्टेड ऑफ HCl के। सो अब पानी आ गया अपना कोगुलेशन में। कोगुलेशन का बेसिक पर्पज होता है कि जो टर्बिडिटी हो गई पानी की, या सस्पेंडेड सॉलिड्स हो गए, या उसका कलर हो गया, उसको यहाँ से वो कंट्रोल करेगा। अब कंट्रोल कैसे करेगा कि यहाँ पर जो भी पानी में इम्प्योरिटीज हैं, मतलब जो पानी में स्लज है, उसको वो पानी से अलग करेगा। ये तो अपना सिंपल भाषा में हो गया। अब टेक्निकली भाषा में देख लेते हैं कि जो यहाँ पर जैसे स्लज हो है पानी में, तो वो स्लज का ऊपर जो है कुछ न कुछ चार्ज होता है। जैसे कोई भी कुछ भी हो गया पानी में तो सबका कुछ न कुछ स्पेशली चार्ज होता है। तो जो यहाँ पर स्लज है उनके ऊपर ये माइनस चार्ज है।
तो सभी पर माइनस चार्ज है। अब ये सब पर माइनस चार्ज है, दैट मीन्स एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे, उनको पास आने ही नहीं देंगे। अब जब तक वो पास नहीं आएंगे तब तक स्लज कलेक्ट कैसे होगा? तो यहाँ पर माइनस चार्ज है। अब अगर यहाँ पर हमें कोई प्लस चार्ज मिल जाए तो हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसको हम इकट्ठा स्लज को पानी से अलग कर सकते हैं। जब तक कि इसको प्लस चार्ज नहीं मिलेगा, सेम चार्ज में रहेगा, तो ये दूर दूर भागता रहेगा और ये कलेक्ट नहीं होगा, मतलब पानी में पानी से अलग नहीं होगा। कई टाइप के अपने कोगुलेंट होते हैं, जैसे कि फेरिक सल्फेट हो गया, फेरिक क्लोराइड हो गया, एलएम हो गया, या पीएसी हो गया, पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इनमें से जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो एक एलएम और दूसरा पीएसी का यूज करते हैं। तो एलएम और पीएसी में क्या होता है कि प्लस चार्ज होता है। तो अब जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज आया, हमने डोजिंग किया तो प्लस चार्ज आया, तो ये जो स्लज थे, स्लज के माइनस चार्ज में थे और यहाँ पर इनको डोजिंग के बाद प्लस चार्ज मिला। अब जैसे ये प्लस चार्ज मिला तो धीरे धीरे फ्लॉक बनाना शुरू किया। फ्लॉक दैट मीन्स क्या होता है कि एक गट्ठा बोल सकते हो कि इकट्ठा हो जाना। अब वो धीरे धीरे प्लस के साइड में चारों तरफ से, अभी सपोज ये प्लस चार्ज हो गया, इसके साइड से अभी माइनस चार्ज वाले जितने भी हैं ये आकर चिपकना शुरू कर दिए। अब जब चिपक गए तो ये ओवरऑल एक गट्ठा बन गया। अब ये गट्ठा बन गया तो ये पानी से अलग होना शुरू हुआ। अब फ्लॉक जनरेट होना हुआ, पानी से अलग होना शुरू हो गया। तो अब ये पानी क्या हुआ कि जैसे ये यहाँ पर अगर टैंक में आप अपने एटीपी की टैंक में देखने जाओगे तो यहाँ पर इंटरसेक्शन होता है, मतलब यहीं पर होल रहता है कि ये पानी यहाँ से जैसे कोगुलेशन की डोजिंग हुई, पीएसी एलएम जो भी डोज कर रहे हो, यहाँ पर डोजिंग हुई, उसके बाद पानी डायरेक्टली इसमें आ जाता है फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन प्रोसेस क्या होता है कि इसमें हम पॉलीमर की डोजिंग करते हैं। पॉलीमर दैट मीन्स कई टाइप के पॉलीमर होते हैं। एक हो गया अपना एनायन पॉलीमर हो गया, केटाइन पॉलीमर हो गया, नॉन आयनिक पॉलीमर होता है। तो नॉन आयनिक पॉलीमर का जनरली यूज नहीं होता है। तो जैसे ये यहाँ पर ये छोटा छोटा फ्लॉक बनाया था, हमने पीएसी डोजिंग किया था या एलएम डोजिंग किया है, तो कोगुलेशन के बाद वो छोटे छोटे फ्लॉक बनाना, मतलब पानी से अलग होना शुरू हो गए। अब वो अलग हो गए तो वो पानी आगे हो गया, यहाँ पर आगे पास हुआ तो आ गया फ्लोकुलेशन में। फ्लोकुलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि वहाँ पर पॉलीमर की डोजिंग करते हैं। अब पॉलीमर की डोजिंग में क्या होगा कि ये जैसे अभी यहाँ पर एक छोटा सा फ्लॉक बनाया था, छोटे छोटे फ्लॉक हैं। अब पॉलीमर के बाद क्या होंगे कि जैसे इस तरह से 2-3-4 फ्लॉक हैं, तो उनको सबको इकट्ठा करके बॉटम में ये सेटल कर देगा, मतलब यहाँ पर ये सेटल डाउन कर देगा। जैसे ये पॉलीमर की डोजिंग हुई नहीं कि ये नीचे लेकर इनको सेटल डाउन कर लेगा। अब ये सेटल डाउन हो गया तो डेट मीन्स अब पानी ये अपना स्लज नीचे बैठ गई, पानी अपना ओवरफ्लो कर आगे आ गया। तो यहाँ पर आता है, तो ये है एक कि इसको डिजॉल्व एयर फ्लोटेशन एक डैप सिस्टम होता है, और दूसरा होता है प्राइमरी क्लैरिफायर। अब प्राइमरी क्लैरिफायर जो होता है उसमें क्या है, एक सिंपल सा क्लैरिफायर है, एक सर्कुलर टैंक होती है, नीचे से पूरा कोन टाइप में रहता है, ऐसे टाइप में, ऐसे ले सकते हो, ऐसे टाइप में होता है। तो पूरा जैसे ही इसमें पानी आया तो यहाँ पर ये स्लज जो है उन बॉटम में सेटल हो जाएगी, पानी ऐसा ओवरफ्लो होकर पानी ऊपर रहेगा, स्लज नीचे आ जाएगी, पानी ओवरफ्लो होकर आगे चला जाएगा और स्लज नीचे सेटल हो जाएगी। तो डैप सिस्टम में क्या है, एयर और वाटर एक साथ में, उसको एयर भी डाल दी जाती है वाटर में और उसको प्रेशराइज करके रखा जाता है, और डैप का जो चेंबर होता है वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उसको रिलीज कर दिया जाता है। जैसे ही वो रिलीज होगा तो हो गया ग्रीस, हो गया सस्पेंडेड पार्टिकल, हो गया, तो उन सबको मतलब ओवरऑल फिजिकल इम्प्योरिटी ले सकते हो। फिजिकल इम्प्योरिटीज को लेकर एक बबल क्रिएट होगा। अब वो बबल क्रिएट होगा तो उसको हम स्कीमर या स्क्रैपर के थ्रू हम अलग कर लेंगे, तो वो स्लज हो जाएगी और वो वाटर अपना पास थ्रू होकर आगे चला जाएगा। तो वाटर की क्वालिटी भी मेंटेन हो जाती है और स्लज भी वहाँ से हम, जैसे ये प्राइमरी स्लज को हम कलेक्ट करके नेक्स्ट प्रोसेस में भेज देते हैं, चाहे वो स्लज ड्राइंग बेड में भेज दो या अपना बेल्ट प्रेस अगर आपके पास है तो बेल्ट प्रेस में स्लज और पानी को अलग अलग कर सकते हैं। सेम एज क्लैरिफायर भी होता है कि यहाँ से जो स्लज कलेक्ट हुई इसको हम लोग चाहे बेल्ट प्रेस में ले लो या अगर स्लज ड्राइंग बेड है तो वहाँ पर आप ले सकते हो। न्यूट्रलाइजेशन या पीएच करेक्शन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन और डैप या प्राइमरी क्लैरिफायर,
ये जितने 4 प्रोसेस हैं इनको हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। सो ओवरऑल अगर एक रिव्यू दिया जाए तो प्राइमरी ट्रीटमेंट से हम लोग ऑयल एंड ग्रीस को लगभग 40 से 60-70% तक वो भी हम यहाँ से ट्रैप कर लेते हैं, और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड जो होता है वो 50 से 70% तक हम यहाँ से डिक्रीज कर लेते हैं। मतलब बहुत हाई अमाउंट होता है कि जो कि यहाँ से, इस वजह से हमने ये प्राइमरी ट्रीटमेंट को अलग से बताया, बिकॉज ऑफ यहाँ से यहीं से पूरी आपकी ओवरऑल ईटीपी की वाटर क्वालिटी यहीं से मेंटेन होगी। अगर यहाँ मेंटेन आप नहीं कर पाए तो आगे भी मेंटेन आपसे नहीं हो पाए। प्राइमरी ट्रीटमेंट ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनकेस अगर आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, देन हम उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कंप्लीट ईटीपी वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।